दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उसके आगे आज बात करते हैं वाटर हैमर की। हमने कहा था आपको वाटर हैमर बताएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर हैमर की। वाटर हैमर क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे पाइप में क्या होता है, अचानक टक टक की आवाज आने लगती है, वही होता है वाटर हैमर। मान लीजिए आपकी कोई पाइप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, आपने अचानक से इस वाल्व को बंद कर दिया। वाल्व को बंद कर दिया तो पानी यहाँ से आके टकराएगा, फिर उसी स्पीड में वापस आएगा, तो इधर से जाने वाला पानी और इधर से आने वाला पानी एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होता है, वही आवाज आती है और इससे पाइप फटने का भी डर रहता है। ठीक है, तो यही चीज होता है वाटर हैमर। ठीक है, अब इसको कैसे जो है कंपनसेट किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, तो ये चीजें बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको समझ में आया वाटर हैमर क्या होता है। वाटर हैमर डिपेंड किस चीज पे करता है? सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर हैमर किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, आपकी जो वेलोसिटी है, जो पाइप है उसमें जो फ्लोइंग लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहला। दूसरा आपका क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लंबाई पर डिपेंड करता है वाटर हैमर। ठीक है, पाइप की लंबाई जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से आपका वाटर हैमर भी बढ़ेगा। वेलोसिटी जितना अधिक होगी वाटर हैमर उतना ही अधिक होगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ पाइप। ठीक है, क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ पाइप, जो आपकी पाइप है उसकी, जो आपकी पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फोर्थ है आपका टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व। ठीक है, वाल्व को बंद करने में लगने वाला समय, टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व। ठीक है, तो वाटर हैमर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला जो आपका होता है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, लेंथ ऑफ पाइप, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ पाइप एंड टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ऑब्जेक्टिव में देता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन सही है जिस पर जो है आपका वाटर हैमर डिपेंड करता है। तो आप चारों में से जो भी रहेगा वहां पे आप चूज कर लेंगे। अब बात करते हैं टाइम ऑफ क्लोजर की। ठीक है, कब ग्रेजुअल होगा, आप कब बंद करेंगे, कितना टाइम लेंगे बंद करने में वाल्व को, तो ग्रेजुअल कहा जाएगा या फिर सडन कहा जाएगा। सडन होगा तभी आपका वाटर हैमर होगा। ठीक है, तो अगर टी आपका टाइम ऑफ क्लोजर इज ग्रेटर देन 2L/c, ठीक है, 2L/c आपका है, लेंथ हो गया और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है c, तो अगर टाइम आपका 2L/c से ज्यादा है, 2L/c से, तो इसे हम ग्रेजुअल क्लोजर कहते हैं। ठीक है, अगर आपका लेस देन 2L/c है तो इसे हम क्या कहते हैं, सडन क्लोजर। ठीक है, तो आप जब वाल्व को बंद करेंगे तो उस टाइम को देखिए कितना टाइम आप ले रहे हैं, तो हमेशा 2L/c से ज्यादा टाइम लेना चाहिए। L आपका लेंथ ऑफ पाइप होता है, c आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सन लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, इतना चीज समझ में आया वाटर हैमर को लेकर। अब हम आगे बात करते हैं कि जो c होता है, आपको पता है c बराबर क्या होता है, √k/ρ। अब आप बताएंगे क्या k क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए k क्या होता है, आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो बताइए k क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग कि जो है सडन क्लोजर है अगर आपका, तो पाइप जो है, अगर आपकी पाइप रिजिड है, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, और पाइप आपका इलास्टिक है तो प्रेशर क्या होगा सडन क्लोजर के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअल क्लोजर है तो आपका जो है वाटर हैमर होगा नहीं, तो उससे आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर सडन क्लोजर है आपका, ठीक है, और पाइप आपकी क्या है, रिजिड है। ठीक है, रिजिड पाइप के लिए, ठीक है, अगर आपका सडन जो है सडन क्लोजर है और रिजिड पाइप के लिए जो P होता है आपका प्रेशर होता है, वो होता है V√ρ/K। ठीक है, B जो है P बराबर V√ρ/K। ठीक है, V क्या है, वेलोसिटी जो फ्लोइंग लिक्विड है उसकी, ρ क्या है, डेंसिटी, और K क्या है आपको बताना है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए, आपने अभी हमने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे देखें P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका ρVc। ठीक है, P बराबर ρVc, कैसे कि हमने बताया C बराबर √ρ/K, यही तो होता है, K/ρ होता है या ρ/K होता है, बताइए। √K/ρ, C बराबर √K/ρ। ठीक है, तो यहां से अगर हम रखेंगे इसको तो C² बराबर क्या हो जाएगा, K/ρ
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू रख दें, ठीक है, तो k वैल्यू k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा c स्क्वायर रो, ठीक है, इसमें रखिए तो p बराबर हो जाएगा b रूट जो है रो इंटू सी स्क्वायर रो, ठीक है, अंडर रूट में रहेगा तो रो स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी क्या हो जाएगा, p बराबर v रो c, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रिजिड पाइप है और सडन क्लोजर है तो प्रेशर किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, C के, ठीक है। ये ऑप्शन में पूछा गया है कई बार, तो आप तीनों में से जो आपको मिलेगा वो आप लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया, रिजिड पाइप है और सडन क्लोजर है तो आप क्या लिखेंगे, P बराबर आपको प्रेशर निकालने को भी देता है तो रो वी सी करके निकाल लेंगे। और अगर ये आपकी पाइप इलास्टिक है, पाइप इलास्टिक है तो आप पढ़े होंगे सिलेंडर वाला फॉर्मूला, थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर, तो उसमें दो स्ट्रेस आती हैं आपकी, एक सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो वही यहाँ पे आप निकालेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा सी आप निकाल लेंगे, क्या होता है PD/2T, है ना, और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है, सरकमफेरेंशियल PD/2T होता है, और आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है PD/4T, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए होगा, ये आपका होगा फॉर इलास्टिक, मतलब रिजिड नहीं, आपका इलास्टिक मटेरियल है पाइप का, ठीक। तो ये चीज समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि जो वाटर हैमर है, ठीक है, अगर पाइप में वाटर हैमर हो रहा है, वाटर हैमर की जैसी कंडीशन आ रही है आपके पाइप में, तो आप कैसे इसको जो है मतलब इसको कैसे कंपनसेट करेंगे, कैसे इसको आप हटाएंगे वाटर हैमर को। तो देखिए आपका पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें आपने जो है अचानक वाल्व बंद किया तो पानी वापस आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सर्ज टैंक। तो पानी जो भी आपका वापस आएगा वो टकराने के बजाय इसमें भर जाएगा, है ना, इसमें भर जाएगा तो संघर्ष नहीं होगा, इंपैक्ट नहीं होगा पानी के बीच में, एक कण दूसरे कण से इंपैक्ट नहीं करेंगे तो ये जो है पाइप के वाल पर कोई भी आपका स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, और स्ट्रेस नहीं लगाएंगे तो आपका जो है वाटर हैमर के प्रति सुरक्षित हो जाएगी आपकी पाइप, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, सर्ज टैंक, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्ज टैंक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वाटर हैमर को कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, आप सर्ज टैंक लगा देंगे, ठीक। अब बात करते हैं पाइप नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, पाइप नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए, पाइप नेटवर्क को हार्डी क्रॉस मेथड से जो है क्या करते हैं, पाइप नेटवर्क को हार्डी क्रॉस मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब अच्छा बताइए, मान लीजिए यहाँ से 3-4 पाइप्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन है, फिर इधर से 2 पाइप जा रही हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी पाइप किसी जंक्शन पे आ रही है तो आने वाला जो फ्लो होगा वो जाने वाले फ्लो के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, सबमिशन, ठीक है। तो यही चीज आपका जो है, इसके दो सिद्धांत है, पहला तो हार्डी क्रॉस मेथड पे जो है डिपेंड करता है, दूसरा एक सिद्धांत इसका है कि अगर आप बात करें सिग्मा जो है फ्लो इन ईच जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द फ्लो ऑफ आउटफ्लो जंक्शन, वही अगर आपका जंक्शन है तो जो इनकमिंग जो है फ्लो हो रहा है वो आउट मतलब जो है आउट गोइंग मतलब आपका जो आ रहा है टोटल फ्लो और जो टोटल फ्लो जा रहा है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आप करंट पढ़ते हैं ना, करंट पे कोई विसंधि होती है जहाँ पे वहाँ पे आने वाला करंट जाने वाला करंट दोनों बराबर होता है, वही चीज होता है यहाँ पे भी, ठीक। तो ये हो गया आपका पाइप नेटवर्क। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा जो है पाइप फ्लो खत्म होता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ना है। कैलेंडर कल आपका आ गया है और आपको पता होगा कि 27 तारीख से ही है पेपर, तो अब लग जाइए अच्छे से, ठीक। अब हम आपसे बात करेंगे कि जो है बाउंड्री लेयर फ्लो की, किसकी बात करेंगे, बाउंड्री लेयर फ्लो की, बाउंड्री लेयर फ्लो की। सबसे पहले बात करेंगे बाउंड्री लेयर क्या है। मान लीजिए कोई सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, सॉलिड बाउंड्री है, ठीक, और ये फ्लोइंग लिक्विड के बीच में रखी हुई है, ठीक है, फ्लोइंग लिक्विड के बीच में रखी हुई है। तो देखते क्या है हम कि कोई भी बाउंड्री है और ये क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, इस प्लेट की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है। मतलब किसी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है लेकिन ये बॉडी रुकी हुई है, फ्लोइंग लिक्विड के अंदर कोई जो है बॉडी है और रुकी अवस्था में है, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर क्या होगा, देखिए जो भी पानी की सतह इस बाउंड्री से चिपक के जाएगी, मतलब इस बाउंड्री के संपर्क में रहेगी, उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी।
और इसके वेलोसिटी 0 होगी और इससे दूर जाते हुए कणों की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और कितना बढ़ेगी? जितना लिक्विड की मैक्सिमम वेलोसिटी u है, ठीक है, जितना लिक्विड की वेलोसिटी है, जो फ्लोइंग लिक्विड है उसकी वेलोसिटी अगर u है तो यहाँ से वेलोसिटी आपका 0 से u तक बढ़ेगी। तो आप बताइए 0 से u तक बढ़ेगी, इसका मतलब आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिलेगा ना। तो आपसे पूछा जाता है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस वह थिकनेस होती है, देखिए वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है 0 से u तक, लेकिन अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस की परिभाषा पूछा तो कहा जाता है कि बाउंड्री लेयर से, मतलब जहां वेलोसिटी 0 है वहां से, और जहां वेलोसिटी 0.99 गुना है टोटल वेलोसिटी से, ठीक है, मतलब जो आपकी फ्लोइंग लिक्विड है उसकी वेलोसिटी 0.99 गुना जहां पे आती है, मतलब 0 से लेके 0.99 u तक के बीच की थिकनेस को आप क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिए, यहाँ पर एक वेलोसिटी आपकी जो इससे सतह जो इससे चिपक कर जाएगी, अगर ये बॉडी लिक्विड, मतलब ये बॉडी अगर रुकी अवस्था में है तो ये लिक्विड भी आपका रुकी अवस्था में रहेगा, यानी वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पे लिक्विड की। और इस बॉडी के सरफेस से एक इतना दूरी पर जाइए कि जो वेलोसिटी देखिए बढ़ती हुई जाएगी और 0.99 गुना आ जाए जहाँ पर जो है इस वेलोसिटी का, फ्लोइंग वेलोसिटी का, तो उस पॉइंट को ले लेंगे और इस पॉइंट के बीच की जो थिकनेस होगी उसी को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो है 0 से लेके 0.99 गुना वेलोसिटी जो आपकी लिक्विड है उसके बीच की जो थिकनेस होती है हम क्या कहते हैं? उसे बाउंड्री लेयर थिकनेस की, ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। समझ में आया बाउंड्री लेयर क्या होता है? बाउंड्री लेयर क्या होता है समझ में आया? कि वह लेयर और पूरा जो लेयर होगा आपका जहां से 0 से लेकर u तक की जो मतलब वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ तक है ऐसे, ये आपका थिकनेस है पूरा, है ना। इस पूरे थिकनेस में क्या है? वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है और क्या कह रहा है कि 0 से लेकर u तक जा रहा है। तो ये जो थिकनेस हो जाएगी इसी को बाउंड्री लेयर कहते हैं, ठीक है। प्लेट के दोनों तरफ ये होगा तो ये आपका बाउंड्री लेयर कहलाएगा, ठीक है। अब होता क्या है इसमें? लैमिनार बाउंड्री लेयर होता है, ट्रांजिशन जोन होता है और टर्बुलेंट होता है, लैमिनार सब लेयर होता है, ठीक है। 4 चीजें होती हैं, तो चारों चीजों की बात करते हैं हम आपसे। ये आपकी बाउंड्री थी, है ना, ये आपकी बाउंड्री थी, ठीक है। तो क्या होता है जो इसके कुछ दूरी पर, मान लीजिए x दूरी पर यहां तक 3 जोन में बता होता है, ये आपका लैमिनार जोन कहलाता है, लैमिनार जोन। ये आपका ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? टर्बुलेंट जोन। और लैमिनार सब लेयर एक होती है, वो आपकी किस जोन में होती है? वो टर्बुलेंट जोन में होती है। सभी लोग सोचेंगे कि लैमिनार है तो हमेशा लैमिनार जोन में आएगी, नहीं, एक लैमिनार सब लेयर होती है, लैमिनार सब लेयर, वो आपकी किस जोन में होती है? ट्रांजिशन जोन में। तो देखिए क्या होता है कि जब आप देखेंगे जो लीड, इस एज को हम कहते हैं लीडिंग एज, प्लेट की लीडिंग एज, ठीक है। तो लीडिंग एज से कुछ दूरी तक आपका जो फ्लोइंग लिक्विड होता है वो उस कैसा होता है? लैमिनार होता है, ठीक है। मतलब आपका अगर हम बाउंड्री लेयर की बात करें तो लीडिंग एज से कुछ दूरी तक जो फ्लो हो रहा है वो कैसा होता है? लैमिनार होता है। तो इस दूरी को, मतलब इतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लैमिनार जोन कहते हैं। और क्या ये थिकनेस क्या कहलाती है? लैमिनार बाउंड्री लेयर या लैमिनार थिकनेस कहलाती है। फिर यहाँ से कुछ दूरी तक आपका क्या रहता है? ट्रांजिशन रहता है, ठीक है ना। लैमिनार रहता है ना आपका टर्बुलेंट रहता है, लेकिन इसके आगे इसके ट्रेलिंग एज तक क्या होता है? टर्बुलेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर हो गई, और ये क्या हो गया आपका? टर्बुलेंट, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि लैमिनार, अगर हम बात करें लैमिनार बाउंड्री लेयर की, तो जो लीडिंग एज होता है प्लेट का या फिर बॉडी है उसके लीडिंग एज से कुछ दूरी तक, मान लीजिए x दूरी तक आपका क्या होता है? जो फ्लो होता है वो लैमिनार होता है। तो इस लेयर को, इतनी दूरी के लेयर को प्लेट के साथ जो भी होगी उसे हम क्या कहेंगे? लैमिनार बाउंड्री लेयर कहेंगे। बीच के लेयर को हम टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कहेंगे और लास्ट वाले को क्या, सॉरी, ट्रांजिशन कहेंगे, लास्ट वाले को टर्बुलेंट कहेंगे, ठीक है। टर्बुलेंट लेयर में देखिए आपको पता है कि लैमिनार बाउंड्री लेयर में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होगा? लीनियर होगा। आपको टर्बुलेंट में पता है लॉगरिथम होगा, कैसा होगा? लॉगरिथम होगा। लेकिन टर्बुलेंट जो बाउंड्री लेयर होती है
उसमें जो है कुछ पोर्शन में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा लैमिनार सब लेयर में तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और इस पैराबोलिक को हम स्ट्रेट लाइन मान करके, ठीक है, इसका जो है कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो ये जो लैमिनार सब लेयर होती है वो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो कैसा होता है, उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है। लेकिन हम उसे क्या मान लेते हैं, लेकिन हम उसे मान लेते हैं कैसा, जो है स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो बाउंड्री लेयर समझ में आया आपको, तीनों बाउंड्री लेयर समझ गए। और जो लैमिनार होता है उसके लिए रिनाल्ड नंबर 5 × 10⁵ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपका जो रिनाल्ड नंबर होना चाहिए वो 5 × 10⁵ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 × 10⁵। ठीक, तो इसमें रिनाल्ड नंबर जो निकाला जाता है वो Ux/ν शुड बी इक्वल टू 5 × 10⁵ निकल के चला आएगा। ठीक, u आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, x ये जो कितनी दूरी तक है लैमिनार सब लेयर उसको पता लगाने के लिए हमको, ठीक है, लैमिनार बाउंड्री लेयर कितनी दूरी तक उसको पता लगाने के लिए हम जो मैक्सिमम आपका रिनॉल्ड नंबर है 5 × 10⁵ लैमिनार के लिए उसको बराबर कर देंगे u/ν से। तो यहाँ पे x आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर आपका लैमिनार सब लेयर, सॉरी लैमिनार बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक, बाउंड्री लेयर थिकनेस हमने आपको बता ही दी। अब कुछ बाउंड्री लेयर थिकनेस होती हैं, ठीक है, जैसे आपका जो है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का जो है मोमेंटम थिकनेस और एक होता है एनर्जी थिकनेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसे हम डेल्टा स्टार से, ठीक है, जो है डेल्टा स्टार से हम इसको डिनोट करते हैं। किसको, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि वह जो है मतलब आप कह सकते हैं कि जो बाउंड्री लेयर के कारण डिस्चार्ज में जो कमी आई है, ठीक है, बाउंड्री लेयर के कारण डिस्चार्ज में जो कमी आई है उसको कंपनसेट करने के लिए जो बाउंड्री लेयर जितना जो है क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, इसको लिखिए आप, डिस्चार्ज में आई कमी को कंपनसेट करने के लिए, डिस्चार्ज में आई कमी को कंपनसेट करने के लिए जो आपकी बाउंड्री लेयर जितना डिस्प्लेस होती है, ठीक है, डिस्प्लेस होती है, कुछ ना कुछ जो है डिस्प्लेस हो जाएगी, जिससे जो डिस्चार्ज में कमी आई है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो जितना जो आपका डिस्प्लेस होती है उसी थिकनेस को, जितनी थिकनेस में डिस्प्लेस होती है उसी थिकनेस को हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, डिस्चार्ज बाउंड्री लेयर के कारण डिस्चार्ज में आई कमी को कंपनसेट करने के लिए आपकी बाउंड्री लेयर जितना भी डिस्प्लेस होती है उस थिकनेस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। देखिए तीनों में परिभाषा सेम है, लेकिन इसमें डिस्चार्ज है, एक में एनर्जी होगा आपका, एक में मोमेंटम होगा। बस इसमें मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए, सॉरी डिस्चार्ज को कंपनसेट करने के लिए मोमेंटम वाले में मोमेंटम को जो है कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी वाले में एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए। ठीक, बाकी सारी परिभाषा यही होंगी। और इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 0 to del, ठीक है, 0 to del मतलब 0 से लेके पूरी बाउंड्री लेयर थिकनेस तक। ठीक है, 1 - u/u × dy। ठीक, ये आप याद कर लीजिए इसको। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है वो 0 to del 1 - u/U, ठीक है, ये स्मॉल u/U × dy। ठीक, अब बात करते हैं जो है मोमेंटम थिकनेस की। किसकी, मोमेंटम थिकनेस की। कुछ नहीं था, जितना परिभाषा हम लिखाए हैं उसमें आप बस डिस्चार्ज की जगह मोमेंटम कर दीजिए। मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मोमेंटम थिकनेस को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, थीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। अब बताइए मोमेंटम थिकनेस में हमने आपको क्या कहा, जो है बाउंड्री लेयर के कारण फ्लो के मोमेंटम में, बाउंड्री लेयर के कारण फ्लो के मोमेंटम में जो कमी आई है, जो भी चेंजेस आए हैं उसको कंपनसेट करने के लिए जितना भी बाउंड्री लेयर डिस्प्लेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोमेंटम थिकनेस कहते हैं। इसको आप लिखिए अपने आप से। और मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला जो होता है आपका वो क्या होता है, थीटा बराबर होता है 0 to डेल्टा स्मॉल u/कैपिटल U, 1 - स्मॉल u/कैपिटल U × dy।
ठीक है, ये आपका होता है क्या, मोमेंटम थिकनेस का। ठीक, बाउंड्री लेयर थिकनेस में आपसे परिभाषा पूछी जाएगी या फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक, और ये पूछा जाता है कि कौन सी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के बताइए। ठीक, थर्ड आपका है एनर्जी, थर्ड आपका है एनर्जी थिकनेस, थर्ड आपका है एनर्जी थिकनेस। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो बाउंड्री लेयर के कारण फ्लो के काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी कमी आई है, उसको कंपनसेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर को जितना डिस्प्लेस होना पड़ता है, उसी थिकनेस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी थिकनेस कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं डेल डबल स्टार से। ठीक है, डेल डबल स्टार से ये होता है 0 टू डेल u बाई यू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, बस याद करना है आपको। अब हमको बताइए, तीनों में आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि जो मोमेंटम थिकनेस है और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है और एनर्जी थिकनेस है, इन तीनों को अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, फिर किसकी होती है, फिर किसकी, तो आप बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एनर्जी थिकनेस की वैल्यू होती है, उसके बाद जो है मोमेंटम थिकनेस, मतलब सबसे कम मोमेंटम थिकनेस। ये आप ऑर्डर लिख लीजिए, ये जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपसे इंक्रीजिंग में पूछ लिया जाएगा तो ये पहले आ जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, फिर मोमेंटम, फिर सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फिर एनर्जी, फिर मोमेंटम। ठीक, तो बाउंड्री लेयर ये आपको समझ में आया इतना। ठीक है, बाउंड्री लेयर से कभी कभी पूछा जाता है आपका। ठीक, इतना समझ लीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम बात करेंगे कि जो है हमने फ्लो सेपरेशन आपको बताया था, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक है, कब होता है, प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब प्रेशर भी चेंज होगा। प्रेशर चेंज होता है तो क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, और इस ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, फ्लो कभी कभी लेयर को छोड़ देता है, इसी को हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहते हैं। ये कब होगा, ठीक है, ये चीजें हम आपसे बात कर लेते हैं। और आपको कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के बारे में पता है कि नहीं, अभी हम आपसे बात करेंगे कि कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में डूबी हुई है तो उस पर दो फोर्स कार्य करते हैं, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, सॉरी ड्रैग फोर्स, और एक होता है लिफ्ट फोर्स। और ड्रैग फोर्स भी दो प्रकार का होता है, एक फ्रिक्शन ड्रैग होता है और एक क्या होता है, प्रेशर ड्रैग होता है। ठीक है, तो सबकी बात करेंगे अभी। तो बात करते हैं हम आपसे कि जो लैमिनार बाउंड्री लेयर होती है, ठीक है, लैमिनार बाउंड्री लेयर आपसे पूछा जाता है, जो लैमिनार बाउंड्री लेयर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका x की पावर जो अंडर रूट एक्स की। ठीक है, जो आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एक्स के। लेकिन अगर टर्बुलेंट की बात करें, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है x की पावर 4/5। ठीक, तो जो आपकी लैमिनार बाउंड्री लेयर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट x के, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, x की पावर 4/5 से। तो ये आप जो है इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालने कभी कभी पूछ लेता है, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। लोकल कोफिशिएंट एक होता है लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, तो जो लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD होता है आपका, ठीक है, जो CD आपका होता है इसमें कितना लिया जाएगा आपका, टाउ नॉट अपॉन हाफ रो v स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो v स्क्वायर। ठीक, ये आपका होता है किसके लिए, ये आपका होता है लोकल के लिए। ठीक, हाफ रो v स्क्वायर। ठीक, अगर हम बात करें वही एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कभी कभी पूछता है, इसको भी फार्मूला जो है आप याद रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे आप टाउ नॉट नहीं रखेंगे। टाउ नॉट क्या होता है, वॉल शियर स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग नहीं, जो है यहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं रखेंगे, यहाँ पे आप ड्रैग फोर्स रखेंगे और हाफ रो v स्क्वायर। ठीक है, बात वही हुई, आप FD अपॉन A कर देंगे तो वही स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन ये एवरेज वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और ये अलग वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको बताया कि बाउंड्री लेयर है अभी। ठीक है, बाउंड्री लेयर है तो मान लीजिए कोई बाउंड्री है, हमने क्या बताया आपका, अगर कोई बाउंड्री है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, 0 से लेकर u तक जाता है। तो अगर आपका डेल u अपॉन डेल y का मान क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, फ्लो सेपरेशन कब होगा, जब
पहली बात पूछा जाता है फ्लो सेपरेशन होता क्यों है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में प्रेशर ग्रेडियंट दिया है तो प्रेशर ग्रेडियंट ही लगाएंगे, क्योंकि सेपरेट होता है वो प्रेशर के कारण ही। क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन जब जनरेट होता है तो हमेशा जो है कोई भी चीज लो से हाई की तरफ जाना, मतलब जो हाई से लो की तरफ जाना चाहती है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो जो एक तरफ ठंडा रहेगा एक तरफ गर्म, तो आप जो है गर्म से ठंडे की तरफ आपका हीट आता है, वही चीज होता है प्रेशर में भी। हमेशा जो है क्या करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां से जो है लिक्विड आपका सेपरेट हो जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही होता है, ठीक है। तो अगर बाउंड्री लेयर है तो उससे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है जनरेट होता है, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है निगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, सेपरेशन जो है क्या हो जाएगा, ऑकर्स। मतलब जो आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन होगा, अगर आपका डेल यू अपॉन डेल वाई 0 हो जाए, इसका मतलब जो है वर्ज, मतलब सेपरेशन के लिए एकदम जो है वर्ज कंडीशन जो आपकी होती है, वर्स्ट कंडीशन वहां पे है, ठीक है। मतलब आप क्या कह सकते हैं, अगर डेल यू अपॉन डेल वाई 0 हो जाए, इसका मतलब सेपरेशन होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। अगर यही डेल यू अपॉन डेल वाई आपका पॉजिटिव आ जाए तो सेपरेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, सेपरेशन नहीं होगा, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, फ्लो इज वर्ज टू सेपरेशन। मतलब सेपरेशन होने के कंडीशन में है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे फोर्सेज ऑन सबमर्ज्ड बॉडी। कोई बॉडी डूबी अवस्था में है तो उस पर कौन कौन से फोर्स कार्ड करेंगे। तो हमने आपको बताया कोई भी बॉडी आपका लिक्विड में डूबी हुई है तो उस पर 2 फोर्स कार्य करते हैं, ठीक है। एक ये है आपका बॉडी लिक्विड में डूबी हुई है, तो एक तो आपका फ्लोइंग के डायरेक्शन में अलोंग टू फ्लो कार्य करेगा, एक परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ठीक है। तो जो अलोंग टू फ्लो कार्य करता है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं, जो परपेंडिकुलर टू फ्लो कार्य करता है क्या कहते हैं, उसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो दोनों समझ में आया, ड्रैग फोर्स क्या होता है, लिफ्ट फोर्स क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर डूबी अवस्था में तो उस पर 2 फोर्स कार्य करते हैं, एक जो है उसके जो है लिक्विड के फ्लो के क्या डायरेक्शन में कार्य करता है तो उसे हम जो है ड्रैग फोर्स कहते हैं, एक लिक्विड के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कार्य करता है ऊपर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, लिफ्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। लिफ्ट और ड्रैग आपको समझ में आया। अच्छा आप बताइए, अगर आपका जो है एक्सिस है बॉडी का, ठीक है, अगर आपका बॉडी का एक्सिस है, ठीक है, अगर आपका लिखिए इसमें पॉइंट लिखिए कि यदि बॉडी का एक्सिस फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, ठीक है, यदि बॉडी का एक्सिस फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, क्या होता है, मतलब आपका अगर ये बॉडी का एक्सिस है और फ्लो का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होता है, लिफ्ट फोर्स का मान 0 हो जाता है। लिफ्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब कहने का ये है कि यदि बॉडी का एक्सिस आपका डायरेक्शन जो फ्लो है उसके डायरेक्शन के पैरेलल है तो आपका क्या हो जाता है, जो आपका लिफ्ट फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। अगर आपका वो जो है फ्लूइड आइडियल है, ठीक है, क्या है, फ्लूइड आइडियल है एंड बॉडी आपकी क्या है, सिमेट्रिक है, फ्लूइड आइडियल है और बॉडी सिमेट्रिक है, तो क्या होता है, अगर आपका फ्लूइड आइडियल है, जैसे आपका स्फीयर हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है, ये है, और फ्लूइड आपका आइडियल है, तो क्या हो जाता है, आपका जो ड्रैग और लिफ्ट दोनों फोर्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। पहले तो बात समझिए कि ड्रैग और लिफ्ट होता क्या है, तो फ्लो के अलोंग, फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्स कार्य करता है उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स कार्य करता है उसे लिफ्ट कहते हैं। यदि आपके बॉडी का एक्सिस जो है, यदि आपके बॉडी का एक्सिस फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल है तो क्या हो जाता है, लिफ्ट फोर्स का मान 0 हो जाता है। और वहीं अगर आपका जो है फ्लूइड आइडियल है, फ्लूइड आपका क्या है, आइडियल है, और बॉडी आपकी सिमेट्रिक है यानी स्फीयर या सिलेंड्रिकल टाइप की है, तो एफडी और एफएल आपका 0 हो जाएगा। और फ्लूइड आइडियल नहीं है और स्फीयर और सिलेंड्रिकल है और इसकी एक्सिस जो है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या है,
फ्लो के जो है डायरेक्शन के जो है पैरेलल है, तो जो है केवल लिफ्ट फोर्स आपका 0 होगा। अब बात करते हैं ड्रैग और लिफ्ट फोर्स की, ठीक है। तो देखिए आपको पता है ड्रैग, अगर आपको कह दिया जाए ड्रैग फोर्स निकालिए और लिफ्ट फोर्स निकालिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक। एफ डी जो ड्रैग फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी डी। देखिए कोफिशिएंट आप ड्रैग से आप क्या करेंगे, जो है मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, ठीक है, और ए इंटू रो इंटू वी स्क्वायर बाई 2, ठीक। वही चीज हुआ ना, हमने आपको क्या बताया था, हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया, पिछले अभी कुछ समय पहले बताया, सी डी बराबर होता है एफ डी अपॉन रो ए हाफ वी स्क्वायर, ठीक है, यही चीज बताया हमने ना। तो यहाँ से अगर एफ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू रो इंटू ए इंटू हाफ वी स्क्वायर, यही चीज लिखा है ना, सी डी ए रो वी स्क्वायर बाई 2, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक। और अगर वही हम बात करें जो है लिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की जगह पर कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट हो जाएगा इंटू ए इंटू रो वी स्क्वायर बाई 2, है ना। और अब इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है हमेशा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट जो फोर्स ड्रैग फोर्स होता है और लिफ्ट फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखिए, आज बस इतना ही रखिए। कल हम आपको बताएंगे कि जो प्रेशर ड्रैग होता है और जो है फ्रिक्शन ड्रैग होता है ये क्या होता है, उसके बाद में कुछ जो है आपको जो है फॉर्मूले भी बताएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, हाँ ओपन चैनल फ्लो होगा, उसके बाद जो है फ्लूइड मैकेनिक्स ये पार्ट पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फ्लूइड मशीन पढ़ेंगे। मशीन में केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 2-3 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मशीन खत्म हो, जिससे अगला चैप्टर अब आए। अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि 27 को पेपर है तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही पढ़ेंगे और बहुत तेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।